हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड थिंकिंग में आपका स्वागत है। हेडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होती है बहुत से लोगों को पता होगी और जिनको नहीं पता है वो हम साथ में पढ़ लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बेसिकली अभी तक जितनी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है उसमें थी यूवी थी, आईआर थी, और इनका जो नाम था, जो नेमिंग की गई थी आईआर यूवी, वो उन उस पर्टिकुलर रेडिएशन के कारण किया गया था जिससे मैटर इंटरैक्ट करता था। पर एनएमआर जो है उसको एनएमआर क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या है एनएमआर करके, कोई हमें रेडिएशन पता भी नहीं है। तो एनएमआर क्या है? तो बेसिकली एनएमआर जो होता है वो एब्रिविएशन होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का। अब ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक और रेजोनेंस जो है ये बेसिकली तीन फंडामेंटल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। न्यूक्लियर यानी हम न्यूक्लियस पे वर्क करेंगे। किसके न्यूक्लियस पे वर्क करेंगे? जो हम कंपाउंड ले रहे हैं सैंपल जिसको एनालाइज करना है हमें, उसके जो एटम होंगे उनके न्यूक्लियस पे ये वर्क होगा। मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो होगा वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ताकि हम क्या कर सके, अपने काम को, अपने एनालिसिस के प्रोसेस को प्रॉपरली कर सके एक स्टेबल एनवायरनमेंट में। रेजोनेंस क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड को किसी कंपाउंड के उसमें लगाया जाता है चारों तरफ, तो वो न्यूक्लियस जो होता है स्टेबल हो जाता है। अब जब हम क्या करेंगे, उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करेंगे तो उसके स्पिन में और एनर्जी में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो ये कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। ये होता है रेजोनेंस, यानी चेंज इन स्पिन और एनर्जी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको पता चल गया कि एनएमआर होता क्या है, एनएमआर कहते क्यों है। सबसे इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है एनएमआर का, कि इस ये जो होता है ये अपने सैंपल को जो हम डाल रहे हैं, जिसको हमें चेक करना होता है, उसको वो डिस्ट्रक्ट नहीं करता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो हम उस सैंपल को बार बार यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। दूसरा ये रहता है कि बहुत थोड़ा सा सैंपल चाहिए होता है हमें यूज करने के लिए। ठीक है। एनएमआर का जो फील्ड है एप्लीकेशन का, वो काफी वाइड है, मतलब काफी ब्रॉड रेंज में फैला हुआ है। हम उसका बायो में यूज करते हैं, बायो केमिस्ट्री में यूज करते हैं, फूड साइंस में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, फार्मास्यूटिकल में करते हैं। इट मीन्स ये काफी ज्यादा फेमस है। और एनएमआर सोचिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज तक दिया गया था। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। ओके। अब अगर बात हम करें प्रिंसिपल की कि एनएमआर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मैं बता देता हूँ एक मोटा मोटा बिल्कुल सिंपल सा, कि हर जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में एटम से बना होता है, स्केलेटन होता है। तो हर एटम को आप इस तरह देखिए, सोलर सिस्टम की तरह देखिए, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए। बीच में होता है न्यूक्लियस। तो जैसे सोलर सिस्टम में सन होता है, वो अपने एक्सिस में घूमता रहता है, उसी तरह कुछ कंपाउंड के, ठीक है, कुछ कंपाउंड के जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी स्पिन करते हैं अपने एक्सिस में, और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है ऑर्बिट में। ठीक है। ये स्पिन होता किस कारण से, यानी न्यूक्लियस घूम किस कारण से रहा है, उसमें स्पिन किस कारण से हुआ है? तो वो होता है बेसिकली जो उसके अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण, जो कि होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम एक साथ बोले तो न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। अब हमें पता होता है कि हर कंपाउंड के हर एटम में बेसिकली न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, और वो डिफर करते हैं उनका नंबर। अब जब मैंने कहा कि कुछ जो कंपाउंड होते हैं वो उनके न्यूक्लियस स्पिन शो करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, बाकी वो क्यों नहीं करते? तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो ऐसे न्यूक्लियस, ठीक है, जिनके अंदर जो कंपाउंड वो एटम होंगे, फंडामेंटल एटम होंगे, अगर वो इवन नंबर में है, यानी पेयर अप कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 ऐसे हैं, तो उनमें चांसेस रहेंगे कि न्यूक्लियस का स्पिन 0 होगा। क्यों? दिखाता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे यहां पास देखिए आप 6 पार्टिकल है, ठीक है। ये 6 के 6 पार्टिकल में कोई किधर भी मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है, मतलब इनकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। पर क्या होता है, जब ओवरऑल जो इनका वो निकाला जाता है मूवमेंट या स्पिन, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये कुछ जिनमें स्पिन पाया जाता है उनमें कैंसिल आउट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, उनका जो नंबर होता है वो ऑड नंबर होता है बेसिकली। ठीक है। इवन अगर होगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और अगर ऑड है तो वो 0 नहीं होगा, या तो फ्रैक्शन होगा या तो इंटीग्रल होगा। मोस्टली फ्रैक्शन होता है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी 6 थे तो ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे थे। पर आप सोचिए सिर्फ 5 पार्टिकल, इसको हम हटा देते हैं, तो मान लीजिए ये 4 तो एक दूसरे को वो कर देंगे, लेकिन पांचवे वाले का स्पिन बचा रह जाएगा, तो वो स्पिन हो जाएगा न्यूक्लियस का स्पिन कहलाएगा।
ठीक है। अब हमें पता है कि जब कोई पार्टिकल जिसमें चार्ज हो अगर वो मूव कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये हमने पढ़ा था 11 12th में, फिजिक्स में बेसिकली पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड वो खुद का जनरेट कर रहा है तो अपने बगल वाले पार्टिकल पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। और हमने ये भी पता है हमें कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को इंटरैक्ट करता है, उससे मतलब या तो अट्रैक्शन रखता है या तो रिपल्सन रखता है, मतलब उसके मैग्नेटिक फील्ड में कुछ छेड़छाड़ करता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, यानी काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, ताकि जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है एटम के अंदर का वो डिस्टर्ब ना हो। तो जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका मान लीजिए डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। और अंदर वाले जो न्यूक्लियस है उसका भी अगर डायरेक्शन सेम होगा, कि उसके क्या कहते हैं जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो वहां कम एनर्जी होगी, कम एनर्जी की जरूरत होगी, एब्जॉर्प्शन कम एनर्जी में ही हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये नदी इस डायरेक्शन में बह रही है तो अब आप नदी के बहने के डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक, सेम इसका अपोजिट कैसा होगा कि अगर डायरेक्शन नदी की बहने का ये है और आप अपोजिट करेंगे, अपोजिट साइड में मूव करना चाहेंगे, तो वहां एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो यही होता है जब जो अपना एटम होता है उसका न्यूक्लियस अगर सेम डायरेक्शन में है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहां एनर्जी कम लगती है। ऐसे इसको बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट। और जब ये अपोजिट होता है तो वो वहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, यानी ज्यादा एनर्जी पे एब्जॉर्प्शन होता है, वो कहलाता है बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है। तो अब बेसिकली प्रिंसिपल ऐसा होता है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड बाहर का लगा दिया, अब अंदर जो होगा क्या कहते हैं हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो भी स्पिन कर रहा है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड में है। अब स्टेबल होने के कारण उसमें कोई फ्लक्चुएशन होगा नहीं, ना अंदर ना बाहर। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही हम वेवलेंथ मतलब कोई भी वेव लेंगे किसी भी वेवलेंथ की, जैसे रेडियो वेव मोस्टली इसमें यूज की जाती है, तो क्या होगी, जैसे ही इस पे पड़ेगी, इस पे फॉल होगी उस न्यूक्लियस पे, तो उस वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा उस एनर्जी को। और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करेगा, उसके स्पिन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। वो स्पिन या तो अपोजिट हो सकता है या कुछ भी उसके एक्सेस में चेंजेस आएंगे। तो जो चेंजेस आएंगे वो हम उसको क्या करते हैं, फिगर आउट करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी कंटिन्यू एब्जॉर्ब करके ही नहीं रखता, ये रिलीज भी करता है। और जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो ये क्या हुआ, इसका मान लीजिए स्पिन ऐसा था, ऐसा हो गया, लेकिन जैसे ही वो रिलीज करेगा तो ऐसे से फिर वापस सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ। इस चेंज को हम मेजर कर लेते हैं और उस मेजरमेंट से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था। ठीक है। अब यहाँ पास देखते हैं हम, आप सोचिए जैसे नदी की बहने की भी एक वेलोसिटी भी निश्चित होती है। तो अगर काफी तेजी से बह रही है, ठीक है, नदी, तो आपको उसकी मतलब आप मान लीजिए आप सीधे मूव कर रहे हैं, बहने की दिशा में आप भी बह रहे हैं या फिर स्विमिंग कर रहे हैं, पर आपको अब क्या करना है, अपनी डायरेक्शन चेंज करना है। तो अगर नदी का बहाव तेज होगा, ठीक है, तो आपको चेंज करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने डायरेक्शन को। पर अगर नदी का बहाव बहुत धीमा है तो आप आराम से मूव कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में कोई बहाव नहीं होता तो आप किधर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन तेजी से बहती हुई नदी होगी तो वहां आप मूव नहीं कर पाएंगे, आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर काफी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, यानी बाहर का अगर मैग्नेटिक फील्ड अच्छा तगड़ा है, स्ट्रांग है, तो क्या होगा, उसको ये चेंज करने में, यानी एक्साइट होने में ना वो ज्यादा एनर्जी लेगा। यानी एक्साइट होने में, अपना स्पिन चेंज करने में जो अपना कंपाउंड होगा उसका न्यूक्लियस ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा फ्रिक्वेंसी की को एब्जॉर्ब करेगा अपने स्पिन को चेंज करने के लिए। और अगर उसमें कोई उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई रुकावट आ जाए, हाँ मतलब उसको कोई सील्ड कर ले, तो उसमें क्या लगेगा, अपन को कम एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां तक, न्यूक्लियस में पड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर कम पड़ रही है तो इजिली अपने आप को डायरेक्शन चेंज कर सकता है, अपने स्पिन को चेंज कर सकता है, तो वो कम फ्रिक्वेंसी वाले में भी अपनी पीक दे देगा। ठीक है। अब हम बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं और कैसे क्या काम करता है वो बताते हैं। तो हम ले लेते हैं सैंपल में, मान लीजिए कोई भी फूड कंपाउंड है या फिर कोई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। तो हमने ले लिया मान लीजिए सैंपल। सैंपल जो रहता है वो एक रेफरेंस के साथ घुला हुआ होता है, डाइल्यूशन रहता है उसका। फिर हमने क्या किया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और स्वीप जनरेटर। स्वीप जनरेटर क्या करेगा, जो ये रहता है अपना मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसको स्टेबलाइज करता है, हाँ, और इसकी स्ट्रेंथ को मॉडिफाई करता है। ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन हो गया और ये स्टेबल हो गया। अब स्टेबल होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जब सब कुछ स्टेबल है, कोई भी इधर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा,
तो अब हम अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जाएगी तो वो एनर्जी के फॉर्म में है, तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के कारण वो स्पिन में चेंज होगा, और फिर वो जैसे ये एब्जॉर्प्शन को रिलीज करेगा फिर स्पिन में चेंज होगा, तो स्पिन में चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हुआ होगा उसकी हमें रीडिंग मिल जाएगी एम्पलीफिकेशन होने के बाद, और उससे हमें स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो ये रहता है। आप इंस्ट्रूमेंटेशन को आराम से पॉज करके यहाँ पास अगर आप नोट बना रहे हैं तो लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पास कुछ टर्म्स होती हैं जो बेसिकली जो हम पढ़ते हैं एनएमआर को, तो वहां पास ये उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल होती हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा केमिकल शिफ्ट, शील्डिंग, डी शील्डिंग, स्प्लिटिंग, कपलिंग। तो ये क्या होता है? केमिकल शिफ्ट बेसिकली क्या होता है, जब केमिकल शिफ्ट हो रहा हो, केमिकल मतलब ऐसा शिफ्ट नहीं हो रहा है इधर से उधर भग रहा है, उसका स्पेक्ट्रम जब शिफ्ट हो रहा है, तो स्पेक्ट्रम कैसे हम बोलते हैं कि कहाँ शिफ्ट हो रहा है? जैसे मान लीजिए वो 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे, जब तक कोई रेफरेंस नहीं रहेगा तब तक हम बोल नहीं सकते कि इसके रेफरेंस के मतलब इसके रेफरेंस में ये शिफ्ट होके इधर उधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लेते हैं सबसे पहले एक रेफरेंस सॉल्यूशन। ठीक है, वो रहता है टीएमएस, इस पे ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, और जो हमारा केमिकल शिफ्ट होता है वो हमेशा हम पीपीएम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ दो फिनोमिना होते हैं, शील्डिंग और डी शील्डिंग के, कि अगर शील्डिंग है और डी शील्डिंग है तो इसके आधार पे ये निर्भर करता है, इस पे बेस्ड होता है कि जो स्पेक्ट्रम होगा वो कहाँ पास फॉल होगा, कम एनर्जी वाले रेंज में यानी कम फ्रिक्वेंसी वाले रेंज में फॉल होगा या ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाले में फॉल होगा। तो ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। शील्डिंग क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड में हमें छेड़छाड़ करनी है, यानी उसमें जो चेंजेस होंगे हम उसके आधार पर स्पेक्ट्रम मिलेंगे। पर न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, ये तो हमने पढ़ा था जो हमने बात की कि एटम में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ वो करते हैं, मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज होता है, और मूव करता हुआ चार्ज हमेशा अपना मैग्नेटिक फील्ड एक बनाता है। तो शील्डिंग में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है या फिर ये कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन के एटम जो होंगे वहां पास इलेक्ट्रॉन, या फिर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये सब क्या करेंगे, शील्ड प्रोवाइड कराएंगे। शील्ड किसके लिए प्रोवाइड कराएंगे, जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपोज होगा। ठीक है, तो अंदर के न्यूक्लियस में जो बाहर का मैग्नेट था उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना कम इफेक्ट करेगा, तो ये वहां पास क्या होगा, कम एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके अपना स्पेक्ट्रम दे देगा, मतलब अपनी पीक दे देगा। जैसे हमने कहा था, अगर वहां पास क्या है, अगर नदी की धार धीमी है तो आप इजीली कम एनर्जी से अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम वही हो रहा है कि क्या हुआ, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर न्यूक्लियस में पहुंच ही नहीं पा रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने उसको शील्ड कर लिया है। ठीक है, तो वो क्या होगा, शील्डिंग के कारण क्या होगा, ये अप फील्ड हो गया और ये लो फ्रिक्वेंसी यानी लो एनर्जी पे ही पीक दे देगा। डी शील्डिंग क्या होता है, जब कोई कंपाउंड में कोई एक ऐसा ग्रुप हो जो कार्बन के रेफरेंस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब हो, तो ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो बाहर अगर आसपास में कहीं इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है, तो वो अपनी तरफ खींचेगा। जैसे कहते हैं ना कि यार तुम बहुत नेगेटिव इंसान हो, कि हमेशा नेगेटिव बातें करते हो, और जो भी मतलब कोई हंस वस रहा हो या फिर कोई अच्छी बातें कर रहा हो तो सारी एनर्जी से तुम चूस लेते हो। तो यही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है वो क्या करता है, अगल बगल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचेगा, तो जो शील्ड बनी थी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। हट जाएगी तो वो न्यूक्लियस फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो अब वो जो न्यूक्लियस है उसको अपना स्पिन चेंज करने में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और वो हायर फ्रीक्वेंसी वाली रेंज पे फॉल होगा, उसकी पीक फॉल होगी। तो डी शील्ड जो होता है कंपाउंड, उसको डाउनफॉल कहते हैं, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, पीक देता है, और जो शील्डेड होता है उसको अप फील्ड कहते हैं, और वो लो फ्रीक्वेंसी में करता है। क्यों करता है ये आपको पता है, मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे आप यहां पास देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 है, अगर ये ऑक्सीजन हटा देते तो ये भी CH3 साथ में जुड़ा होता, लेकिन यहाँ पास ऑक्सीजन है। तो जब क्या होता है, ये अगर इस हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ के तीनों हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ के तीनों हाइड्रोजन की बात करें, तो ये तीनों जो यहाँ जो 9 के 9 हाइड्रोजन है ये सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है। क्यों, ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये कार्बन से जुड़े हैं, और ये कार्बन फिर एक कार्बन से जुड़ा है, ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हैं, फिर ये एक अलग कार्बन से जुड़ा है, ये तीनों एक कार्बन से जुड़े हैं, और ये कार्बन फिर कार्बन से जुड़ा है। तो इनका जो
एनवायरमेंट है, केमिकल एनवायरमेंट लगभग एक सा है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनकी पीक जो होगी, यानी जब ये एब्जॉर्प्शन करके अपने वो स्पेक्ट्रम में पीक देंगे, वो एक ही जगह पे देंगे। जैसे मान लीजिए इसने दे दिया यहाँ 1 पे दे दिया, तो दूसरा भी तो सेम ही है ना, तो वो क्या करेगा, वहीं पास दे देगा। तो वहां पास देने से क्या होगा, वो थोड़ी पीक लंबी हो जाएगी, यानी थोड़ी हायर लेंथ की हो जाएगी और इंटेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। फिर ये भी देगा, ये वाला भी सेम केमिकल एनवायरमेंट में है, तो इसकी पीक और हाई हो जाएगी और ज्यादा वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, डोमिनेंट होगी, ठीक है। पर आप देखो यहाँ पास एक और CH3 है, पर उसका केमिकल एनवायरमेंट इन CH3 की तुलना में अलग है, या हाइड्रोजन की तुलना में अलग है, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 हाइड्रोजन है ये कार्बन से जुड़े हैं, पर वो कार्बन फिर ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन क्या है, अलग स्पीसीज है, केमिकल एनवायरमेंट अलग है। और दूसरी एक और चीज है कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जब वो शील्डिंग करेगा, वो डी शील्डिंग करेगा, और डी शील्डिंग के कारण क्या होता है, ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाले रेंज पे वो पीक आती है। तो इसकी पीक जो होगी इन 3 हाइड्रोजन की यहाँ पास मिलेगी, ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली रेंज पे, ठीक है। अब हम इसको फिगर आउट कैसे करते हैं, मान लीजिए जैसे हमें ये 11 मिलीमीटर 34 मिलीमीटर नहीं दिया है, अपन को दिया है कि ये पीक आई है और ये रहा स्ट्रक्चर। तो आप बताओ ये जो 9 हाइड्रोजन है इनकी पीक कहाँ बनेगी, और H3 की पीक, ये H3 की पीक कहाँ बनेगी। अब जिसको पता है कि ऑक्सीजन के कारण वो हो सकता है, डी शील्डिंग हो सकती है, तो वो तो बता देगा इजी। पर अगर नहीं पता तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ को बॉटम से ऊपर तक चेक करेंगे कितनी है, मेजर करेंगे। अब जितनी जितनी लेंथ आई है ना, तो उसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी ना उसको डिवाइड कर देंगे, जितनी भी लेंथ अपन को मिलेंगी। तो यहाँ 11 से 11 गया 1, और ये 11 से 34, मतलब 34 में 11 का फिर से डिवीजन किया तो आया 3.09, उसको हम 3 रेफर कर सकते हैं। अब इसको हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें वहां तक पहुंचना होता है, मतलब कर सकते हैं, ताकि हमें वैल्यू क्लोज नंबर तक, मतलब जो होलसम नंबर होगा उस तक पहुंचे। जैसे अगर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, हाँ, तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये जो 11 वाली पीक आ रही है वो 3, यानी जब 3 का मल्टीप्लीकेशन किया 1 पे, तो 3 हाइड्रोजन की पीक आ रही है 11 मिलीमीटर में, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन हुआ किसका, 3 का, तो 9, तो 9 हाइड्रोजन की पीक आ रही है 34 मिलीमीटर में। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो दूसरा जो फिनोमिना होता है स्पिन स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग, वो क्या होता है उसको मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, ये जो हमें आइडिया देता है किसके बारे में, कि जो हमारा जैसे ये कार्बन है ना, इसके पड़ोस वाले कार्बन पे कितने एटम है प्रोटॉन के, यानी हाइड्रोजन के, ये इसके बारे में बताता है। अगर हाइड्रोजन का कोई एटम, मान लीजिए कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो वो करेगा क्या, तो वो क्या करेगा मैं बताता हूँ। बेसिकली इसको मैं समझाने के लिए करता हूँ। हमें पता होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे लगाया होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहती है, मान लीजिए, ठीक है। तो जब हम इसको लेंगे, इस हाइड्रोजन को लें, और ये इफेक्ट किस पे डालेगा, इन दोनों पे, इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन पे वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो एक घूमता हुआ या स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है मैग्नेट की तरह वर्क करता है, तो मैग्नेट की तरह वर्क करता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और उसमें चेंजेस भी होंगे। तो क्या चेंजेस होंगे और कैसे वो इफेक्ट करेगा बगल वाले के मैग्नेटिक फील्ड को, कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो ये हाइड्रोजन है, हमें पता है कि 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो 2 तरह से मूव कर सकता है। एक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर वो कर रहा है, ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो हमने एक चीज अभी कुछ समय पहले डिस्कस की थी कि अगर नदी की बहाव की दिशा में आप बहेंगे तो आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, और अगर आप नदी की दिशा के अपोजिट दिशा में बहेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी। तो इसकी जो पीक बनेगी वो कम एनर्जी में बनेगी। यानी अगर ये देखिए, ये अगर मैंने ये बना लिया, ये जैसे ये दिया हुआ है, ये पूरी लाइन दी है ना पीपीएम में, तो ये फ्रिक्वेंसी मैंने बताया था कि इधर से इधर बढ़ने में फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, तो ये कम एनर्जी की है, तो ये इसकी जो पीक बनेगी कम एनर्जी वाले बनेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन में। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहाँ, अपोजिट में ज्यादा एनर्जी, तो ये ज्यादा यानी एनर्जी यानी ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाले उसमें बनेगी। तो लगभग आसपास पे 2 पीक रहेंगी और वो स्प्लिट करेंगी। वो किसके लिए होगी, इसके लिए होगी, इन दोनों के लिए, ठीक है। अब अगर इन दोनों प्रोटॉन के न्यूक्लियस पे इसका असर पड़ रहा है, तो सेम ये भी तो होगा ना कि इन दोनों का असर इस पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम केमिकल एनवायरनमेंट पे है, तो इस पे असर डालेंगे। तो वो असर कैसे होगा मैं बताता हूँ, उसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ फिर बताता हूँ। तो देखिए, अब इन दोनों का, ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में है, देख लीजिए ये दोनों हाइड्रोजन, ठीक है।
से डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़े हैं, उस कार्बन से क्लोरीन भी जुड़ा है। तो अब इनका इफेक्ट इस पे कैसे पड़ेगा ये बताता हूं, ठीक है। तो यहां पास है 2 हाइड्रोजन H1 और H2। मैं माउस से कर रहा हूं यार, तो थोड़ा मतलब आप समझ लेना, ठीक है। अब हमने कहा था कि ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला हाइड्रोजन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कर रहा है और दूसरा भी कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी हुई, पहला हाइड्रोजन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर रहा है रोटेशन, दूसरा उसके अपोजिट कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के पहला मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के उसमें कर रहा है। आराम से सुनते जाइएगा और ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए लास्ट वाली सिचुएशन क्या बनेगी कि पहला वाला भी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में है और दूसरा भी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में है। तो अगर आप देखेंगे तो बन यहाँ 4 सिचुएशन रही है, लेकिन एक्चुअल में ये 3 सिचुएशन है। एक, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, और ये वाला जो है, ये दो जो है बन रहे हैं, अरे सॉरी, ये वाले जो हैं ये लगभग सेम ही तो है कि एक अप है दूसरा डाउन, या कह दो एक अप है दूसरा डाउन। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को काउंटर अटैक कर देंगे, ये जो रहेंगे जीरो कर देंगे, ये जीरो कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे को। तो इनकी जो पीक आएगी वो क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर लाए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम सेम सा कर रहे हैं। तो इनकी जो पीक है, मान लीजिए ये आई और उसके ऊपर दूसरा वाला, तो ये थोड़ी लंबी पीक दे देंगे, इंटेंस पीक, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना इसका? क्यों? क्योंकि दोनों एक सा ही वर्क कर रहे हैं। आप चाहे इसको ज्यादा इसको कम कह दो, इसको कम इसको ज्यादा कह दो, सेम है। पर अब अगर हम देखें तो यहाँ पास क्या हो रहा है, ये दोनों सेम साइड पे हैं। सेम साइड पे कम एनर्जी लगती है ना, हमने पढ़ा था कम एनर्जी लग रही है। तो कम एनर्जी लग रही है तो वो उसकी पीक बनेगी कम फ्रिक्वेंसी वाले उस पे, ठीक है। और ये है दोनों अपोजिट में है, तो दोनों अपोजिट में है तो इसकी बनेगी ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाले में। तो जब दो हाइड्रोजन बगल में प्रेजेंट हो, आपके बगल वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो यही हालत करते हैं क्या, कि उनकी 3 पीक आती है। 3 पीक में से बीच वाली सबसे इंटेंस होती है। क्यों होती है मैंने बता दिया, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम है, एक तरह कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा पीक देंगे और इंटेंस पीक देंगे। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो कम एनर्जी रहेगी, कम एनर्जी पे ही वो पीक देंगे। तो ये इधर बनेगा और दूसरा इधर बनेगा, तो ये होगा ट्रिपलेट, ठीक है। जो हमने ये डबल वाला बनाया था ऐसे, वो था डबलेट, ठीक है। फिर ऐसे ही होता है क्वार्टेट, क्विंटेट, तो इस तरह होता है। तो ये होती है, इसको कहते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। और स्प्लिटिंग क्या होती है, स्प्लिटिंग का बेसिकली मैं बता देता हूँ। स्प्लिट जैसे ये अभी स्प्लिट जो हुआ है ना, वही है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अब मैंने बता दिया कि एक के कारण इनकी कितनी बनेगी, इसके इफेक्ट के कारण इनकी कितनी पीक बनेगी, 2 पीक। और इन 2 के कारण इसकी कितनी पीक बनेगी, 3 पीक। मैंने बता दिया था क्यों बनेगी। अब इसको अगर आपको मान लीजिए आपको ये डायग्राम नहीं दिया है, तो आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है कि आपको पता चल जाए वो कितने उसमें लाइन में स्प्लिट होगी, उसकी जो सिग्नल होगी। तो उसका सिंपल सा रूल होता है n+1, जहां n जो होता है वो होता है नेबर के ऊपर, नेबर के पास कितने हाइड्रोजन है। जैसे ये है, तो ये वाला जो कार्बन है ना, इसकी जो लाइन आएगी वो कितनी लाइन आएगी, ये कितने, इसका जो सिग्नल की लाइन आएगी वो कितने में स्प्लिट होगी। तो डिपेंड करेगा इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे। तो इस पे लगे हैं 1 हाइड्रोजन, 1+1, तो कितनी पीक आएंगी अपन को, 2 स्प्लिट पीक आएंगी। ये देखिए, तो ये जो इसकी जो पीक आई है इन दोनों की, ये वाली है, ठीक है। अब सेम अगर मैं कहूं तो इसकी कितनी आएगी, तो इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2+1, तो होगा 3 में स्प्लिट होगा, क्योंकि ये उतने बार इंटरेक्शन होगा इन दोनों का अलग अलग। मैंने अभी समझाया था कैसे होगा, किस तरह 3 पीक बन रही है। तो इसकी जो पीक बनेगी, इसकी, ये ब्लू वाले की 3 बनेगी, और ये जो रेड वाले हैं उनकी 2 पीक बनेगी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कार्बन का मतलब वो ये होता है स्पिन स्पिन कपलिंग यानी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। ये होता है सिंपल सा। इसको पास्कल डायग्राम से भी समझ सकते हैं। पास्कल डायग्राम ये होता है, ठीक है, ये वाला जो ये बना हुआ है कैसे इफेक्ट करता है, ये सब रहता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ एडवांटेजेस जो होते हैं वो ये रहे हैं कि आप
इसका यूज कर सकते हो हर तरह के सॉल्यूशन, ये सबका नॉन डिस्ट्रक्टेबल होता है, इजी टू यूज होता है, बहुत जल्दी दे देता है, ठीक है। कुछ इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि भैया जिनमें स्पिन नहीं होता वो वर्क ही नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट को आप अपना प्रॉपर उसको रखना पड़ता है, इम्प्यूरिटीज होती हैं अगर सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मतलब आप उसको अच्छे से वर्किंग नहीं करवा सकते हो। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कीप वॉचिंग और अपने दिमाग को ऐसे ही थोड़ा इम्प्रूव करते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।